अनवर रज़ा साहब, ये हुकूमती ख्वाहिशात कामयाब हो गई हैं या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ख्वाहिशात बाकी रह गई हैं, अधूरी रह गई हैं, वो ख्वाब पूरे होना अभी भी बाकी हैं? हुकूमती जो ख्वाहिशात थी और जो ग्राउंड वर्क किया गया था, काफी हद तक उनको 95% गवर्नमेंट को उसमें कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, आपको याद होगा ज़रियाब, मैंने आपको कहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को इसलिए प्रोसीजरल कमेटी से निकाला गया है कि उन्हें आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाएगा। आज आपने देखा कि 7-5 के फैसला हुआ और इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो थी अक्सरियत थी। आप देखिए, अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर कानून थे, फिर जो मखसूस नशिस्तों की खातून थी, इसके अलावा जो जजेस, लाइक माइंडेड जजेस थे जिनको वो देखे ना, फिर आप 7-5 का ये फैसला हुआ और आज आईनी बेंच बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस आईनी बेंच जो 7 रुकनी आईनी बेंच है, इसका जो फैसला होगा, जो भी लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामेंट जो करेगी, जो केसेस उनके पास आएंगे, क्या वो बेंच का फैसला जो है वो फुल कोर्ट में चैलेंज होगा या लार्जर बेंच में चैलेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट का रोल रहेगा या नहीं रहेगा? ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसका जवाब अभी तक ना तो वज़ीर कानून ने दिया है, ना अटॉर्नी जनरल ने, ना किसी कानूनी माहिर ने। मुमकिन है कि क्या इसके लिए भी कोई एक नई तरमीम की जाएगी या फिर कोई सदारती ऑर्डिनेंस आएगा? नहीं, कोई एक्ट के जरिए कोई इसको बेहतर कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए, ये जो कमियां कोताहियां खामियां हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये बात तो एक जगह रही। अच्छा, फिर पॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं लोगों के, अपोजिशन के, स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान के, जो 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, अब उसके बाद उनके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। और फिर ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो देखिए, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, आप कहते हैं ना शाहिद साहब, मैं आपकी ज़ाहिर राय का एहतराम करता हूँ, मुझे लगता यह है कि 3 रुकनी बेंच है। 3 रुकनी बेंच में अगर आप जमहूरी अंदाज में जाएं तो अक्सरियत देखनी पड़ती है। अगर एक जज या कोई एक साहब 3 रुकनी जो बेंच हो, जो कमेटी हो, उसमें से कोई एक साहब अगर नहीं आता तो जो 2 लोग होंगे उस बेंच के, और अगर वो एक शरीयत से फैसला करते हैं, तो अगर 7-5 की इस अक्सरियत का फैसला अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उस कमेटी का फैसला क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता? कि आपको डेफिनेटली देखिए, जमहूरी तकाजा तो ये है, आईनी और कानूनी तकाजा भी यही है कि अक्सरियत की राय का एहतराम किया जाता है। अगर आप 7-5 की अक्सरियत की राय का एहतराम कर रहे हैं और उम्मीदुद्दीन खान साहब जो सरबराह बन गए हैं आईनी अदालत के, फाइन, देखिए अक्सरियत, उन्होंने फैसला किया और इस पर किसी को कोई एतराज है या नहीं है, लेकिन ये फैसला है अक्सरियत की बुनियाद पर। फिर इसी तरह आपको उस कमेटी के फैसले को भी अक्सरियत की बुनियाद पर देखना पड़ेगा, जो कह रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले को आप फुल कोर्ट में लेके जाइए, वहां पर फुल कोर्ट में इसका डिसीजन किया जाएगा, इसकी जो तशरीह की जाएगी उसको भी देखना चाहिए। अब आपका जो बुनियादी सवाल था, देखिए, आपने कल देखा आधा घंटा इजलास चला और इस आधे घंटे में 6 जो कानून साजी हुई कौमी असम्बली में, उसको सेनेट में किया गया धड़ाधड़। आप देखें, मैंने आपको कहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेट से भी इसी तरह ये मंजूर होंगे जिस तरह कौमी असम्बली से हुए, और आपने देखा वो हुए। अब वो कानून की शक्ल इख्तियार करेंगे, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। हुकूमत ने जो ग्राउंड तैयार की हुई थी, उस ग्राउंड के मुताबिक उनका 90% काम जो है वो हो चुका है। अब आते हैं अपोजिशन का रोल। वो मुझे बड़ा मशकूक लगा ज़रियाब कल, कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, अनवर साहब, अपोजिशन के किरदार पर जरा थोड़ी डिटेल आगे चल। अवाम चाहती है वो हो, क्योंकि जो अवाम नहीं चाहती उसके नताइज बहैसियत पाकिस्तानी हम सभी ने भुगते हैं और भुगत रहे हैं। अनवर रज़ा साहब और आरिफ चौधरी साहब, जिस पर मैंने फॉर्म 47 की बात की थी ना, तो मैंने जब स्क्रीन पर देखा तो अब दोनों के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट नजर आई। मैं बैक टू बैक आप दोनों की तरफ आऊंगी। अनवर रज़ा साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आप खुद अमेरिका गए, आपने भी वहां पर कैंपेन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, देखा, लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश की। मुझे ये बताएगा, अभी हम जब ब्रेक पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जरिए 19-20 का तो मार्का हो सकता है कि आप ऊंच नीच कर ले नताइज में, लेकिन जो हालात पाकिस्तान में थे वैसे हालात वहां पर कायम करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ज़रियाब, आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि जब आप ईवीएम मशीन को जरा समझिएगा कि वहां पर फ्रॉड कैसे नहीं हो सकता या रिगिंग बहुत कम हो सकती है। ईवीएम मशीन के बाद जो आपके पास हार्ड कॉपी आएगी आपके बैलेट पेपर की, आपको उसको एक स्कैनिंग मशीन से भी गुजारना पड़ेगा, तब आपका वोट रजिस्टर्ड होगा। अच्छा। और आपको बताऊं कि जो ट्रम्प के हामी हैं वो आखिरी दिन में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं, और जो स्विंग स्टेट्स की बात की जा रही है वहां पर कैमला और ट्रम्प जो है उनके वोट का ऊपर नीचे होता है। अब वहां पर अभी मैंने दोस्त से बात की, मिशिगन में 1 पॉइंट्स के साथ कैमला का ज्यादा था, पेंसिल्वेनिया में जो था वो ट्रम्प के जो पॉइंट्स थे वो ज्यादा थे, इसलिए ये अभी कबल वक्त है। लेकिन ये बात आपके दुरुस्त है कि वहां पर उस तरह मैसिव रिगिंग नहीं हो सकती जिस तरह बाकी ममालिक में होती है। वहां पर आप देखिएगा कि जो लोगों की ख्वाहिश है, और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, शायद मेरे पैनलिस्ट इसको इंडोर्स करेंगे, शायद उनकी तवज्जो भी इस तरफ होगी डेफिनेटली। ग्रीन पार्टी की जो सरबराह हैं वो भी इस वक्त सदारती उम्मीदवार में मौजूद है, वो
غزہ اور دیگر جنگوں کے خلاف ہیں، اور وہ اگر ان کی طرف ینگ ووٹ ان کی طرف ایک رجحان ہے، اور اس کا نقصان جو ہوگا وہ کیملا ہیرس کو ہوگا، ٹرمپ کو نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو کیا ہے، ٹرمپ کے لیے جو آپ کی امیگریشن پالیسی ہے اس سے لوگ پریشان ہیں، اور ایک اور ان کی ایبارشن پالیسی ہے اس کی طرف لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف ذرا ینگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور اس کے خائف ہیں۔ لیکن اس تمام سچویشن کے بعد بھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ٹرمپ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ یورپ کی جنگ میں، اس میں ہم نے جو بلین آف ڈالرز اپنے سپینڈ کیے ہیں اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ بھی ایک بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہے، لہٰذا وہاں پر ریگنگ کے امکانات کم ہیں، یہ بالکل کیونکہ آپ ایسا بہت ہی زیادہ ہے کہ